एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट प्री नेटल टू प्री एडोलेसेंस चैप्टर से मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से आज डेवलपमेंट टास्क का चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा समय ना जाया करते हुए आते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है डेवलपमेंटल टास्क। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि ये डेवलपमेंटल टास्क होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि एक छोटे से शिशु का निर्माण या ये कहें कि पूरा विकास गर्भ में होता है। तो एक जाइगोट से एक बड़े शिशु का निर्माण गर्भावस्था के दौरान माता के गर्भ में होता है। तो उसी तरह से यानी कि ये कहें कि शून्य से प्रारंभ होकर एक जीव धीरे धीरे किसमें विभिन्न अवस्थाओं को पार करके एक एडल्टहुड और उसके बाद ओल्ड एज में जाता है। ठीक है, तो उस मान लो गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक वो कई सारे विकास के क्रमों को देखता है और उसके अंदर नए नए परिवर्तन आते हैं। इसी के संदर्भ में मान लो अगर हम एक शिशु के विकास क्रम का अध्ययन करके देखें तो हमें ये मालूम होगा कि जैसे जैसे एक शिशु विकसित होता जाता है वैसे वैसे वो नए नए काम को, नए नए व्यवहार का प्रदर्शन करता है और इसी व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं, विकासात्मक कार्य। मान लो जैसे कि अगर कोई बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, वो जब तक घुटने के बल चलना नहीं सीखेगा तो जब वो 1 साल का टोडलर एज में आता है तो वो खड़े होकर के चलना नहीं प्रारंभ करेगा। कहने का मतलब है कि हर एक अवस्था के कुछ निर्धारित कार्य बनाए गए हैं जिसको प्रत्येक प्राणी को करना जरूरी होता है, और अगर वो उस अवस्था के कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है तभी वह अगले विकास के क्रम में या विकास की अवस्था में वो सफलतापूर्वक जाता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में मान लो अगर किसी शारीरिक प्रक्रिया के कारण बच्चे कुछ काम अपने आप करते हैं, लेकिन कुछ चीजें बच्चे कैसे सीखते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण वो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हेमिंग्स्टन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, हेमिंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। जैसे ये कहा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चों को घुटने के बल चलना, रेंगना, सरकना, बैठना, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए, तब वो जाकर के बाल्यावस्था में सफलतापूर्वक कदम रखेगा। साथ ही ये कहा जाता है कि समय पर बच्चों का दांत निकल जाना चाहिए। अगर दांत निकलने में देरी होगी, मान लो 1.5 साल पे 2 साल पे दांत निकलता है, तो वो ठोस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा और उससे पाचन प्रणाली भी उसकी प्रभावित होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर निर्धारित है कि 7 से 8 महीने में दांत निकलना शुरू हो जाए तो उस अवस्था में बच्चों का दांत निकलना शुरू हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी निर्धारित है कि बच्चों को, जैसे कि मान लो 8 महीने के बच्चे, 7 महीने के बच्चे मुंह से बबलिंग करते हैं, आवाज निकालते हैं, बब बब मम मम मम्मा, तो ये सब डेवलपमेंट किसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के, भाषा विकास के लिए। जब तक ये बबलिंग नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आगे चल करके ये भाषा को फिर नहीं सीख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पूर्व अवस्था में कुछ कुछ विकासात्मक कार्य बनाए गए हैं जिनको हर बच्चों को प्राप्त कर लेना आवश्यक है, तब वो आसानी से दूसरी अवस्था में कदम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हर एक अवस्था के विकासात्मक कार्य भी अलग अलग बनाए गए हैं, है ना। तो विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था में यदि हम किसी भी जीव या प्राणी के इन कार्यों की उत्पत्ति अगर होती है तो क्या होता है
कि उस अवस्था का विकास क्या होगा, बढ़िया होगा। यानी कि अगर घुटने के बल बच्चा चलना सीख जाता है, 7-8 महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है, तो वो जब अगले विकास के दौर में कदम रखेगा तो वो आसानी से चलना भी सीख लेगा, दौड़ना भी सीख लेगा, उछलना कूदना, यानी हर अवस्था का जो मानक निर्धारित है विकास का, वो उसको अच्छे से प्राप्त करता जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं, इस आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी 2 चीजें। पहला है कि विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा कि इस विकासात्मक कार्य का महत्व क्या है बालक के लिए या माता पिता के लिए या किसी भी प्राणी के लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक परिपक्वता। शारीरिक परिपक्वता का मतलब क्या है कि कभी कभी होता है कि बच्चों के शरीर में अगर शारीरिक विकास प्रभावित होता है तो वो बच्चा अच्छे से अपने उस अवस्था के कार्य को नहीं सीख पाता है। जैसे हमने अभी बताया कि बच्चों के दांत अगर विकसित नहीं हो रहे हैं, या मांसपेशियों का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, या हड्डियां मजबूत नहीं हो रही हैं, या हड्डियों का कार्य ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था, जैसे शैशवा अवस्था का बनाया गया है कि बच्चों को चलना और दांत से चबा करके खाना, या ये सारी चीजें हैं, तो बच्चा वो काम सही से नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो शारीरिक अंग हैं उनको भी मैच्योर होना होगा, यानी कि उनका भी विकास अच्छी तरह से हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि जैसे मान लो बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, ये सब किससे संबंधित है, मांसपेशियों के विकास से संबंधित है। ठीक है, और जैसे जैसे पैरों की मांसपेशियों में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती जाती है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता जाता है, और शरीर के कई अंगों की परिपक्वता विभिन्न विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति क्या करती है, उत्पत्ति करती है। यानी कि जैसे जैसे हमारा शारीरिक विकास होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे जो विकासात्मक कार्य हैं वो भी अच्छे ढंग से होते जाएंगे। चाहे वो मांसपेशियों की परिपक्वता हो, चाहे हड्डी की परिपक्वता हो, चाहे जबान, तालू, या किसी शरीर के अंग जो हमारे प्रतिदिन कार्य से संबंधित है, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो हम अच्छे से हमारे अगले चरण का विकास होगा। जैसे एक बच्चा है, उसके मांसपेशियों का अगर विकास नहीं हो रहा है, वो पेन पेंसिल को ठीक से नहीं पकड़ पाता है, तो बाल्यावस्था में जैसा कि जानते हैं कि उसको पेंसिल पकड़ना, लिखना, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए, तो उस काम को वो ठीक से नहीं कर पाएगा। यानी कि उस मांसपेशियों के विकास ने किसको प्रभावित कर दिया, अगले अवस्था के इस विकासात्मक कार्य को जो है प्रभावित कर दिया। फिर अगली बात होती है, जो हमारा अगला उत्पत्ति का कारण है, प्राणी की आवश्यकता। आप सभी जानते हैं कि जब तक आवश्यकता नहीं होगी, हम किसी चीज के प्रति, कार्य को सीखने के प्रति तत्पर नहीं होंगे। ठीक उसी तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक नवजात शिशु है, ठीक है, उसको भूख लगने पर वो क्या करेगा, वो रोएगा। तो वो उसकी किस तरह की आवश्यकता है, एक फिजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, यानी कि उसकी जैविकी आवश्यकता है। ठीक, तो इसी प्रकार पढ़ना, लिखना, सीखना, अच्छी आदत का विकास होना, ये क्या है, उसकी सामाजिक आवश्यकता है। तो अगर भूख लगने के लिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति अगर करनी है, तो उसको रोना आना चाहिए। उसको जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक जाए तो उसको बोलना आना चाहिए, बोल करके वो अपनी आवश्यकताओं की मांग करे। तो कहने का मतलब है कि आवश्यकता भी इस विकासात्मक कार्यों को सीखने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, कि जब तक आवश्यकताएं नहीं उत्पन्न होगी, बच्चा क्या नहीं करेगा, इन विकासात्मक कार्यों को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक बाल्यावस्था में एक बच्चा स्कूल जाता है, तो वो देखता है कि सभी बच्चे हाथ से लिख रहे हैं, कलर कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, और उस बच्चे के मांसपेशियों का विकास अगर नहीं हुआ है ठीक से, तो वो बच्चा इन कार्यों को नहीं सीख पाएगा। तो उसके अंदर क्या होगी, कुंठा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि पिछले यानी कि शैशवावस्था में
जो उसका विकास प्रभावित था वो अगली अवस्था यानी बाल्यावस्था के भी विकास को प्रभावित कर रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है। तो क्या होता है कि ये आवश्यकता, अब ये बच्चों की आवश्यकता बन गई है कि मुझे भी इस अवस्था में लिखना आ जाना चाहिए और बच्चों की तरह मुझे चिपकाना आना चाहिए। तो वो अपने शरीर के उस महत्वपूर्ण विकास पर ध्यान देगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार विकासात्मक कार्यों को सीखेगा। फिर अगला है प्राणी के मूल्य एवं आकांक्षाएं। अब तुम लोग सभी लोग जानते हो कि कोई भी डेवलपमेंटल टास्क या विकासात्मक कार्य किसी भी बालक या व्यक्ति के जीवन मूल्य और लक्ष्य द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे नैतिक और सामाजिक मूल्य के कारण मान लो एक किशोरावस्था का बालक है, वो किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करेगा। जैसे मान लो एक उदाहरण देते हैं कि शैशवावस्था में एक बच्चा है, वो टॉफ़ी के लिए जिद करता है और वो ये नहीं देखता है कि उसके घर में कोई मेहमान बैठे हैं या कोई और बैठा है, तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देगा और टॉफ़ी की मांग करेगा। लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में कदम रखेगा, उसके सामने अब क्या है, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ आकांक्षाएं हैं, यानी कि अब उसको समाज के अनुसार व्यवहार करना है। और क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में वो उसका डेवलपमेंटल टास्क है कि वो जो भी अपना विकास का कार्य करे वो समाज के नियम के अनुरूप करे। तो अब वो किशोर बच्चा टॉफ़ी के लिए उस प्रकार से जिद नहीं करेगा क्योंकि वो अब नैतिक मूल्यों को समझ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं आती जाती हैं, चरण आते जाते हैं विकास के, हमारी कुछ मूल्य भी परिवर्तित होते हैं, हमारी आकांक्षाएं भी परिवर्तित होती हैं। और ये किससे प्रभावित होती हैं? हमारी आवश्यकताओं से, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी प्रभावित होती हैं। तो ये उत्पत्ति के कुछ कारण हैं, जैसे कि शारीरिक परिपक्वता, प्राणी की आवश्यकताएं और प्राणी के मूल्य एवं आकांक्षाएं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं महत्व कि इस विकासात्मक कार्य का क्या महत्व है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विकास के अध्ययन में सहायक है। जैसे मान लो किसी भी अवस्था के विकासात्मक कार्य द्वारा उस आयु के जैसे मान लो विकास क्रम के निश्चित दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, जिससे माता पिता, शिक्षक और समाज सुधारक को बालक के शिक्षण में सहायता मिलती है। जैसे मान लो विकासात्मक कार्य में अभी हमने बताया कि शैशवावस्था के कुछ निर्धारित विकासात्मक कार्य हैं, जैसे खुद से लेकर के चम्मच कटोरी से लेकर के खाना, या करवट लेकर के सोना, या उठना बैठना, क्रोल होकर के चलना, घुटने के बल चलना, फिर टोडलर एज में खड़े होकर के चलना। तो ये क्या करता है, माता पिता को ये जानकारी देता है कि हर अवस्था में क्या है, ये विकास होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चे को अगले चरण में जब बच्चा जाता है, जैसे मान लो शैशवावस्था से बाल्यावस्था यानी कि इन्फेंसी से चाइल्डहुड में जाता है, तो हाँ मान लो वो चीज़ें नहीं सीख पाता और हम किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है क्या बच्चे ने बैठना शुरू किया, या बच्चे ने रेंगना शुरू किया, या बच्चे ने अपने हाथ से खाना शुरू किया। तो जब हम बताते हैं कि बच्चे ने ये काम नहीं सीखा है, तो उससे तुरंत पता लगा लेते हैं कि चूंकि बच्चे ने अपने पूर्व की अवस्था में अपने विकासात्मक कार्य को नहीं किया है, इसलिए इस अवस्था में वो जल्दी अपने इस विकासात्मक कार्य को सीख नहीं पा रहा है। जैसे दूसरा हम देख सकते हैं आगामी विकास में सहायक। मान लो एक अवस्था के विकासात्मक कार्य दूसरी अवस्था के विकासात्मक कार्य में सहायक होते हैं। जैसे कि मान लो बच्चे ने अगर भाषा विकास में सीखा कि मामा, पापा, बाबा, इस तरह से बोलना अगर सीखा, यानी कि वो बबलिंग कर रहा है, मुंह से थूक निकाल रहा है या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो जैसे शैशवावस्था तक जाएगा वो क्या करेगा, एक एक दो दो शब्दों को लेकर के वो बोलना शुरू कर देता है। तो यानी कि आगे के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, जैसे मान लो मान लो कि यदि वर्तमान अवस्था के विकासात्मक कार्य आयु के अनुसार मान लो नहीं हो, तो आगामी अवस्था के विकासात्मक कार्य में भी क्या होगा, देरी होगी। और प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य आगामी अवस्था के विकास के
क्या होते हैं, सूचक होते हैं। मान लो 1 साल का बच्चा अभी चलना नहीं सीख रहा है और 1.5 साल में उसको थोड़ा थोड़ा दौड़ने भी आ जाना चाहिए, 2 साल में, तब क्या होगा कि उसका जब विकासात्मक कार्य देर से हो रहा है तो वो 1.5 साल 2 साल में जाके खड़ा होना चलना सीखेगा, यानी 2.5 साल में वो दौड़ना सीखेगा। तो कहने का मतलब है उसका हर जो अवस्था का जो वो कार्य है अब क्या होना शुरू होगा, लेट होना शुरू हो जाएगा। पता चला कि और बच्चे 1.5 साल में दौड़ रहे हैं और वो बच्चा अभी खड़ा होना सीख रहा है। तो कहने का मतलब है कि आगामी विकास में भी ये विकासात्मक कार्य क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगला है कि माता पिता के निर्देशन में सहायक। जैसे कि आप देखते होंगे कि कई बार माता पिता बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेरा बच्चा तो अभी बोल ही नहीं रहा है, सारे बच्चे अभी एक साल में है, कुछ आवाज़ निकालते हैं, बाबा बाबा पापा पापा बोलते हैं, पर मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है। तो इस विकासात्मक कार्य के अध्ययन से माता पिता ये जान सकते हैं कि हर अवस्था का कौन कौन सा निर्धारित काम है जो मेरे बच्चे को आ जाना चाहिए। तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं, उनसे बोलने की कोशिश करते हैं। बार बार कहा जाता है ना कि हमेशा बच्चे अनुकरण यानी इमिटेशन से सीखते हैं, माँ बाप के व्यवहार से सीखते हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि जो माँ बाप बच्चों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो उन बच्चों का बोलने का जो विकास है वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उस चीज़ का इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो एक तरह से हम कहें कि ये विकासात्मक कार्य की जो लिस्ट होती है वो माता पिता के निर्देशन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब अगला आ गया समायोजन में सहायक। आप सभी को मैंने अभी बताया कि अगर एक अवस्था का कार्य पूरा नहीं होगा और दूसरी अवस्था में बच्चा गया तो क्या होगा, वो अन्य बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक नर्सरी प्री स्कूल के बच्चे को पेंसिल पकड़ना, कलरिंग करना, कुछ कुछ लेटर्स का ज्ञान हो जाना, ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। पर अगर बच्चा इस अवस्था में नहीं सीख पाता है और वो अब किंडरगार्टन में जाता है जहाँ पर उसको अब वर्ड्स लिखने हैं, तो वो बच्चा कैसे उस चीज़ को कर पाएगा जब अपने पुरानी अवस्था की उन चीज़ों को वो नहीं सीखा है। इसलिए समायोजन करने के लिए अगली उम्र में या अगली उम्र की अवस्थाओं के बच्चों के साथ समायोजन करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि बच्चा अपने पूर्व की अवस्था के सारे विकासात्मक कार्य सीख ले। और इसमें कौन सहायता कर सकता है, सबसे बड़े सहायक होते हैं माता पिता और उसके आस पड़ोस का वातावरण। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, उनके सामने ऐसा माहौल दें कि वो इन चीज़ों का अनुकरण करें, तभी बच्चों के विकासात्मक कार्य पूर्ण होंगे। एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, यानी कि डेवलपमेंटल टास्क वो टास्क हैं जिसको कोई भी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर प्रकट होते हैं, और इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से क्या होती है, प्रसन्नता होती है, और कोई भी बच्चा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में उसे क्या मिलती है, सफलता मिलती है। फिर हमने 2 तत्वों पर बात की, विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति जो कि शारीरिक परिपक्वता, प्राणी की आवश्यकता और प्राणी के मूल्य एवं आकांक्षाओं पर आधारित है, और दूसरा महत्व कि विकास के अध्ययन में सहायक है, आगामी विकास में सहायक है, माता पिता के निर्देशन में सहायक है और समायोजन में सहायक है। आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि प्रत्येक अवस्थाओं के कौन कौन से विकासात्मक कार्य होते हैं। थैंक यू।